अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, आपको पता है कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से, अल्लाह के वली जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रास टैक्स की स्पेशल एडिशन में। दो जो है एपिसोड इसकी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज इस हफ्ते की तीसरी कड़ी है। थोड़ा सा हम ब्रीफ बैकग्राउंड पहले इसका ले लेते हैं कि हमने कहाँ तक वाक़यात हैं वो डिस्कस किए हैं और इनफैक्ट सेंट्रल एशिया तक जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो हम डिस्कस कर चुके थे। वहाँ से आगे आज देखते हैं कि जैद साहब हमें क्या बताते हैं। जी जैद साहब। देखिए, जिस मारूफ आपने कहा कि हम ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के आखिर में पहुंचे हुए हैं इस वक्त। एशिया वस्ती में जो ग्रेट गेम खेला गया था, जो रशियन अपनी मॉस्को स्टेट से नीचे उतरते हुए सेंट्रल एशिया में और दागिस्तान और मुसलमानों के उन इलाकों पर कि जो एशिया वस्ती कहलाते थे, मावरा नहर दरिया से परली पार कहलाते, तो उन सारे इलाकों पर कब्जा करने के बारे में जो प्रेडिक्शंस नेमतुल्लाह शाह वली ने कही थी, उनको मुकम्मल करने के बाद आज हम इससे आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट ही सेड। 19th सेंचुरी के आखिर में तुर्की में सुल्तान अब्दुल हमीद गुजरे। ये जो ग्रेट सुल्तान खिलाफत उस्मानिया उस वक्त सिक्स मैन ऑफ यूरोप जरूर कहलाती थी, यानी एक ऐसी सल्तनत थी जो कमजोर होती जा रही थी और चारों तरफ से खिलाफत उस्मानिया पर हमले हो रहे थे। उसके बाद बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद एक बड़े गैरतमंद और बड़े दलेर हुक्मरान थे। उन्होंने उस जमाने में जब अंग्रेजों ने कोई तौहीन रिसालत के हवाले से कोई कार्टून या कोई ड्रामे बनाने की कोशिश की यूरोप में और फ्रांस में और लंदन में, तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी तमाम तर कमजोरी के बावजूद, वो इतने जलाली और हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, इन्होंने फ्रेंच और ब्रिटिश एम्बेसडर्स को बुलाया और मिलिट्री यूनिफॉर्म में उनसे मिलने के लिए गए और तलवार में इस पर रख के कहा कि अगर वो ड्रामे तुमने पेरिस और फ्लांग में बंद नहीं कराए तो खिलाफत उस्मानिया तुम पर ऐलान जंग करेगी। तो और इसराइलियों ने, उस वक्त यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से कहा था कि हमको इसराइल का जो इलाका है, फलस्तीन का इलाका, हमें फरोख्त कर दीजिए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसमें जलाल से आके कहा था कि मेरी लाश के ऊपर तुम बना सकते हो, मेरे होते हुए फलस्तीन मेरे हाथ से मुसलमानों को तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तो सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली ने हैरतअंगेज तौर पर उनका नाम लेकर जो प्रेडिक्शन बिशारत की उनके बारे में बताया। वो कहते हैं कि इस्लाम में एक बादशाह जिसका नाम अब्दुल हमीद होगा, ईरान के शहनशाहों की तरह बड़ा आदिल होगा। यानी फारसी में है अज बादशाह इस्लाम अब्दुल हमीद नामी क्योंकि कबाद कुतरा आदिल शाह जमाना। वो एक बादशाह गुजरेगा कि जो आदिल बादशाह होगा, जो कि अदल के साथ हुकूमत करेगा, और अब्दुल हमीद उसका नाम, बाकायदा नाम का। सुल्तान अब्दुल हमीद के जमाने में बहुत ज्यादा साजिशें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ शुरू हो गई थी। जैसे हमने कहा कि यहूदियों ने जब ये देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद अब फलस्तीन का इलाका हमें नहीं दे रहे, तो उन्होंने उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से नेगोशिएशन की, बातचीत की, साजिश की कि अब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के छोटा करना पड़ेगा और तोड़ने के बाद जो इलाके खाली होंगे उसमें इसराइल की रियासत कयाम होगा। तो आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन की थी। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया टूट गई और बेल्फोर डिक्लेरेशन की थी कि जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, जो यहूदी बैंकर था, उसको खत लिख के कहा था कि अब यहूदियों को खुशखबरी दे दीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब फलस्तीन में इसराइल की रियासत कयाम वजूद में लाना चाहती है। तो ये सारी साजिशें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ सुल्तान अब्दुल हमीद के जमाने में हुई, उस जमाने में। इसके ऊपर नेमतुल्लाह शाह वली एक और बड़ा खूबसूरत शेर कहते हैं कि नसारा दुश्मनी से उस पर चारों तरफ से हमले करेंगे, उसके मुल्क पर हीले और बहाने से कब्जा हो जाएगा। यानी सुल्तान अब्दुल हमीद का जिक्र वो ये करते हैं कि बराउ नसारा आदा बहर तू गुलू नुमाफन पस मुल्क के गिरन अखीला बहाना। जो ईसाई हैं चारों तरफ से हमले करना शुरू करेंगे उसके मुल्क के ऊपर और चक्कर से, फ्रॉड से, फसाद से, धोखाबाजी से उसके मुल्क पर कब्जा करते चले जाएंगे। और ये सारी कैंपेन हमने खिलाफत उस्मानिया के लिए 20वीं सदी का आगाज ही था कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ एक से एक साजिश शुरू हो गई थी। 1912 में जो बल्कन वॉर शुरू होती है, बल्कान की जंग शुरू होती है और साथ साथ तराबलस की जंग होती है। तो ये वो वक्त होता है कि जब अल्लामा इकबाल ने भी वो खूबसूरत शेर कहे थे फातिमा बिनते अब्दुल्ला के हवाले से, वो बच्ची जो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए तराबलस में जंग करती है, गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद होती है। वो सारे यही वाकयात है कि नसारा चारों तरफ से बाल्कन वॉर में सर्बिया, मोंटेनेग्रो और जो बाल्कन उन्होंने बगावत बरपा की खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ। तो इसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली ने हैरतअंगेज प्रेडिक्शन पहले की थी कि खिलाफत उस्मानिया का जो ज़वाल होगा, जो एंड में होगा अब्दुल हमीद के दौर में, क्या फसाद शुरू हो जाएंगे। और 1912 तक जब खिलाफत उस्मानिया पर इतने फसाद और इतने साजिशें और गद्दारियां बर्पा हो चुकी थी, इस वक्त नेमतुल्लाह शाह वली अपने प्रेडिक्शन में बताते हैं कि बहुत बड़ी जंग अजीम बर्पा होने वाली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात इन्होंने पहले की और ये सुनने वाला शेर है। कहते हैं कि जर्मनी की जंग में
आसमानी खाइयों को मुब्तला कर देगा, तबाही और बर्बादी का निशान उनके लिए जाहिर होगा। यानी रफलक जंग जीम नुकबत वाद बार ईशा राम ईशा पैदा शवत, यानी जीम के हो जाएगी। जीम जर्मनी। अच्छा, अब बेशक उस जमाने में जब इन्होंने कहे होंगे उस वक्त शायद ये नाम ना हो इन मुल्कों के, लेकिन उन्होंने वो नुक्ते इस्तेमाल किए हैं कि जिस दौर में लोगों को ये समझ में आएंगे ये शेर, उस दौर में ममालिक के नाम इन हर से शुरू हो रहे हैं। तो कहते हैं जून की एक जंग होगी, आसमान से बर्फा होगी बहुत बड़ी, और पूरा तबाही और बर्बादी शदीद फसाद फैल जाएगा उसके अंदर। अब फिक्र देते हैं, मतलब बिजनेस खाने बेशक आप करो नहीं, कहते हैं का 4 साल जंगी उस्ताद बर मगरब फौते अलग नगरो वजीम वखाना, 4 साल तक यूरोप में ये जंग जारी रहेगी। ना सिर्फ नाम बताते हैं बल्कि 4 साल तक की जंग जारी रहेगी, मगर जो अलिफ है वो गद्दारी और मक्कारी से जीम पर फतह हासिल कर लेगा। जो उस दौर में अलिफ है वो इंग्लिस्तान, बिल्कुल, और जीम पे यानी जर्मनी को शिकस्त होगी गद्दारी और धोखे के साथ, और 4 साल ही जंग जारी रहेगी। उस यूरोप में 4 साल लड़ाई होगी और अलिफ जीम पर मक्कारी से फतह पालेगा। पहली जंग जीम 1914 में शुरू होती है, 1918 तक रहती है, पूरे 4 साल यूरोप में रही। शदीद जंग हुई, हौलनाक जंग, इससे पहले इंसानियत ने कभी इंडस्ट्रियल स्केल पे कत्ल गारत नहीं देखा था। अब आगे सुनिए, यानी दिस इज इवन मोर सम राइट। फिगर देते हैं नेमतुल्लाह शाह वली कि इस पहली जंग में 1 करोड़ 31 लाख अफराद हलाक होंगे, और तमाम बाद के आने वाली रिसर्च में जिसमें कैजुअलिटीज डिफाइन की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ये बात कंफर्म हो चुकी है वेस्टर्न सोर्सेज से भी कि इस जंग में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं जंग अजीम होगी, जंग अजीम बाशत लफ्ज इस्तेमाल किया, जंग अजीम बाशत, कत्ल अजीम फाजर, शदीद कत्ल गारत होगी, तबाही बर्बादी होगी, यक सदोसी और यक लाख बाशत शुमार जाना, 1 करोड़ 31 लाख अफराद इसमें मारे जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा वो डिटेल बता ही नहीं सकते। दिस इज लाइक, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है। एंड देन ही से अब देखते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री ऑर्डर्स कायम किए गए थे, खिलाफत उस्मानिया तो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, और पूरी दुनिया में एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ मगरब की यानी ईस्टर्न ब्लॉक था, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, और दोनों कफर के ब्लॉक थे। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म भी थी, हर तरफ कुफर के मुख्तलिफ फॉर्म ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। और पहली जंग अजीम के बाद पहली मर्तबा यह थी कि मुसलमान इस तरह गायब हो चुके थे दुनिया से कि ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई इकोनॉमिक, ना कोई मिलिट्री पावर, ना कोई आइडियोलॉजिकल पावर मुसलमानों को तो वजूद जब कुफर ही कुफर था, सिवाय मक्का मदीना के और अफगानिस्तान के थोड़े से इलाके थे, बाकी तमाम खित्तों पे कुफर कब्जा करता था। तो इस जंग अजीम के बाद नेमतुल्लाह शाह वली जो हालात बनते हैं उसके बारे में कहते हैं कि मशरिक और मगरिब में काफिर हुक्मरान होंगे, और इस बयान के मुताबिक ये बात पूरी होकर रहेगी। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये तुम देखोगे कि मशरिक और मगरिब में इस्लाम नहीं काफिर हुक्मरान होंगे, और ये हैरत अंगेज पीरियड था। उस जमाने में जब ये बातें ये कर रहे होंगे, लोगों के लिए यकीन करना मुमकिन नहीं होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इंसानियत की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मशरिक और मगरिब में सिर्फ काफिर हुक्मरान हो, मुसलमान हुक्मरानों का वजूद ही खत्म हो जाए। और पहली हुकूमत करते रहे खिलाफत उस्मानिया और वो रूज उनका। अब वो पहले जंग के बाद बात करते हैं कि हालात दुनिया में ये बन जाएंगे कि कुफर का फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर पूरी दुनिया में इस तरह कायम हो जाएगा कि मुसलमानों का वजूद नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, मगर अगेन वी ऑल्सो नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज़ाहिरन क्रूस हो गया, उसके बाद मगरब में आपस में तसादुम कायम रहा। जर्मनी भी जंग की तैयारियां करता रहा, इंग्लैंड भी जंग की तैयारियां करता रहा। 20-21 साल इनका आपस में पीस रही, 18 से लेके 28 तकरीबन 21 साल के करीब इनका आपस में मुआहदा रहा अमन का, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। ये सारी दास्तान नेमतुल्लाह शाह वली अपनी प्रोडिक्शन में, अपने आने वाले वाकयात के मुशाहिदात में, जो सीयर के आने वाले दौर को अल्लाह उनको दिखा रहा था, उसमें ये बात बयान करते हैं। कहते सुलह का जबानी जमा खर्च होगा, जो सुलह होगी जबानी जमा खर्च होगा, उसके अंदर कोई पायदारी नहीं होगी। ये सुलह होगी मगर मुस्तकिल नहीं रहेगी। राइट। कहते हैं इजहार सुलह बाशर, सुलह का इजहार होगा, क्यों सुलह पेश बंदी मुस्तकिल न बाशर इन सुलह दरमियाना, मगर ये सुलह जो होगी मुस्तकिल नहीं होगी, जो आपस में
वो बजाय खामोश ऐसे होंगे, अगले शेर में कहते हैं, मगर दरपर्दा जंग की तैयारी कर रहे होंगे। ऊपर से इनका टूट होगा। इस जर्मनी में मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिट्री प्लानिंग शुरू की। इटली इस दौर में फैशिज्म के एक नए दौर बिहाइंड द सीन एक जबरदस्त जंगी तैयारियां हो रही थी। फिर वो कहते हैं कि जीम और अलेफ दोबारा एक जंग करने की तैयारी करेंगे। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। जीम और अलेफ, जर्मनी और इंग्लिस्तान। अब क्योंकि उस जमाने में ये नाम इनके लोगों को वाकिफ नहीं होंगे, उस जमाने में कोई दूसरे नामों की मुल्क मुखातिब होंगे। अलमान कहा करते थे फारसी रबी में जर्मनी को, मगर क्योंकि इस दौर में लोग जीम और अलिफ के हिसाब से पहचानते हैं तो उन्होंने सिर्फ पहले नाम को पहले हरूफ दे दिए। कहते हैं बगाह खामोश होंगे लेकिन दरपर्दा जंग की तैयारी करेंगे। जीम और अलिफ एक दफा फिर वर्ल्ड वॉर जो है वो जारी होगी और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला जा रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स दैट। जीम में कहते हैं इस दौरान में या जल्जला की आयत क्यों, जल्जला कयामत, एक शदीद जल्जला आएगा जैसे कयामत आई है। राइट। और जापान तबाह गर्दीद यक वने तो बिफोर दैट जल्जले की बात हो रही है कि जापान उस जल्जले से 1/6 तबाह हो जाएगा। और हिस्ट्री जब हम उठा के देखते हैं इस पीरियड में तो 1923 में जापान में एक बहुत बड़ा जल्जला आता है जिसमें तकरीबन 1/6 हिस्सा जापान का तबाह हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्ट फिगर उन्होंने दिया है कि 1/6 हिस्सा जो है जापान का तबाह हो जाएगा कयामत के जल्जले में आना। इस दौरान में जल्जला भी आएगा। एंड वी नो इन हिस्ट्री, यहाँ उन्होंने जापान का नाम दिया। एंड वी नो इन हिस्ट्री कि जापान में 1922 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें एक ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ जापान वो टोटली डिस्ट्रॉय। और इसी दौर में उस पूरे फार ईस्ट में ईस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशन में कई मुल्कों की आपस में जंगें भी हो रही थी। जिस उन्होंने 1905 में उस जंग का जिक्र किया था कि जो रूस और जापान के दरमियान होगी, उस तरह वो जिक्र करते हैं जिसमें छोटी छोटी जंगें हो रही है उनका भी हवाला देते हैं। उसी दौर में उन्होंने जिक्र किया कि ये वो वक्त होगा कि चीन और जापान आपस में जंग करेंगे और इस दौरान में ईसाइयों की जंग भी शुरू हो जाएगी। अब ये वो पीरियड है बिटवीन 1937 टू 1945 कि जब जापान और चीन की लड़ाई भी हो रही है। आप हिस्ट्री में अगर देखिए दैट इज द पीरियड व्हेन देयर इज लोकल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन, क्योंकि जापान एक इंपीरियल डिजाइन रखता था, फैलना चाह रहा था। बिल्कुल। तो चाइना के साथ भी उसकी एक जंग थी जो जमाने में शुरू हुई और नियरली उसी दौरान 1939 में ईसाइयों के दरमियान भी जंग शुरू हो गई एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। यानी जो हम हैरतअंगेज तौर पर ये देखते हैं दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक इंपीरियल फोर्स के तौर पर फैल रहा था जब भी उसने पर्ल हार्बर पे हमला किया। बिल्कुल। ये ख्याल करके हम एक्सपेंशन कर ही रहे हैं तो हम हवाई को भी टेक ओवर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। तो जापान अपने क्षेत्र में, जापान के जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो चाइना के साथ लगा था। जापान चाइना के साथ बाकी रीजन में फैलने के लिए कोशिश कर रहा था और क्योंकि ईसाइयों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी वहाँ पर लिहाजा उस जंग में जापान कूद पड़ा मौके से फायदा उठाते हुए। विच अगेन दो थिएटर ऑफ ऑपरेशन आप देख रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो है, एक एशिया पैसिफिक में जो जापान के खिलाफ लड़ी गई और एक यूरोप में जो जर्मनी के खिलाफ लड़ी गई, एक्सिस पावर के खिलाफ जर्मनी, इटली और उसके जो अलाइज मुल्क थे। तो ये सारा मामला इन्होंने जिक्र किया है कि जब ये मामला जापान फैल रहा होगा तो साथ साथ ईसाई भी आपस में जंग भड़का देंगे। बिल्कुल। एंड देन ही सेज अगेन अमेजिंग, ही सेज दूसरी आलमगीर जंग का आगाज पहली के 21 साल के बाद होगा। एग्जैक्ट फिगर आलमगीर, और ये आलमगीर जंग पहली से ज्यादा मोहलिक होगी। और यहाँ पे वो न्यूक्लियर की तरफ, यानी अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी पहली के 21 साल के बाद, बिल्कुल, और ये इतनी डेडली होगी, इसके अंदर इतने मोहलिक हथियार इस्तेमाल होंगे जो उससे पहले कभी इंसान ने इस्तेमाल नहीं। दिस इज दैट स्पेशल इंटेलिजेंस जिससे हम हैरान है कि मुसलमान मिलिट्री साइंटिस्ट ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया इनको पहले। हमारे एनालिस्ट ने, हमारे इसलिए इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि जिस दौर में ये छप के पहले प्रैक्टिकली सामने आए कौन थे, वो हमारे जवाल का दौर था और हमें पता भी लग जाती है सारी बातें, हम कुछ कर नहीं सकते थे। मुगल हुकूमत तबाह हो रही थी, खिलाफत उस्मानिया तबाह हो रही थी, मुसलमान मायूसी में देख तो रहे थे हालात और वाकयात को, करने की ताकत नहीं रखते, मगर करने की ताकत हम आज रखते हैं और जो आइंदा आने वाले दौर के बारे में इन्होंने प्रेडिक्शन किए हैं उसमें हमारा रोल है, लेकिन उस तक हम उसको पहुंचेंगे कि बैकग्राउंड कवर कर लें। राइट। तो कहते कि दूसरी आलमगीर जंग का आगाज 21 साल के बाद होगा और मोहलिक तरीन हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ बड़ा खूबसूरत है, कहते हैं 2 अलिफ और रूस और 2 अलिफ और रूस आपस में मिल जाएंगे। ये 2 अलिफ कौन है? इंग्लैंड और अमेरिका और रशिया 3 हो गए। क्योंकि जर्मनी ने क्या किया कि एक तरफ उसने एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन उसने रशिया की तरफ खोल दिया
दूसरा उसने थिएटर ऑफ ऑपरेशन यूरोप की तरफ खोला, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, जहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका शामिल हो गए उस जंग में जर्मनी के खिलाफ। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने अपना और रशिया के साथ उन्होंने एक्सेस किया कि रशिया, इंग्लैंड एंड अमेरिका, यानी एक रूस और दो अलिफ, वो इकट्ठे हुए किसके खिलाफ? बर अलिफ व जी में उला, हम जी में सानी आना। उन्होंने 3 मुल्कों के खिलाफ जंग की। एक अलिफ से शुरू होगा, एक पहले जी और दूसरा जी। पहला अलिफ कौन? इटली। दूसरा अलिफ कौन? जर्मनी। और दूसरा जी कौन? जापान। यानी ही इज नॉट गिविंग एग्जैक्टली द नेम। और ये बातें डॉक्यूमेंटेड हैं इन डेकेड्स अगो, यानी पहली जंग अजीम से पहले के जो नुस्खे मौजूद हैं नेमतुल्लाह शाह वली के, उनके अंदर भी ये शेर मौजूद हैं। वो शेर जो 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरू में जो नुस्खे हैं लोगों के पास, पीपल हैव कॉल्ड अस टू टेल कि हमारे पास वो नुस्खे मौजूद हैं, जिनमें ये सारे वाकयात होने से पहले लिखे हुए। लिहाजा ये कहना कि किसी ने बाद में बनाए होंगे डजंट मेक सेंस। तो 2 अलिफ, इंग्लिस्तान और अमेरिका, रूस और इटली और जर्मनी, जापान, इन सब पर ये हमलावर होंगे। ये अजीब गरीब है। जो थिएटर ऑफ ऑपरेशन और फोर्सेज हैं जो आपस में खेल कर रही हैं। अब एक बात और नोट कीजिए कि क्योंकि अंग्रेज इंग्लिस्तान यहाँ हुकूमत करता था हिंदुस्तान पर, तो बहुत भारी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से, या हिंदुस्तान के लोगों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। कर्नल मोहम्मद खान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब भजंग आमद लिखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑफ मिलिट्री ह्यूमर, 1937-39 वगैरह में सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भजंग आमद इट्स अ बुक वर्थ रीडिंग, मिलिट्री ह्यूमर की किताब, जिसमें उन्होंने सारे वाकयात लिखे हैं कि किस तरह इंडिया से हजारों लाखों की तादाद में फौजें जो थी पूरे अफ्रीकन थिएटर में, यूरोपियन थिएटर में या बर्मीज थिएटर में अंग्रेज उनको लॉन्च कर रहे थे, और पूरी दुनिया में जा जाके ये दूसरी जंग अजीम लड़ रहे थे मुसलमान। आज भी अगर आप लाहौर के म्यूजियम में जाएं, लाहौर का जो आजाद घर है, तो वहां पर उन्होंने कुछ कतबे लगा के रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि ये कतबे अंग्रेजों ने पहली और दूसरी जंग अजीमों के बाद पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में लगा दिए थे, जिस गांव से लोग गए थे जंग करने के लिए। अच्छा। और उन पर लिखा हुआ है, उन कतबों पे लिखा हुआ है मसलन कि फ्रॉम दिस विलेज 100 पीपल वेंट टू वॉर, ओनली 9 रिटर्न। यानी इस तरह का उन्होंने कतबे लगा लगा के पूरे हिंदुस्तान में लगाए हुए थे, हर गांव में। तो कुछ कस्बे अब वो लाहौर म्यूजियम में रखे हुए हैं, तो जाकर देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उस जंग में शिरकत की, यहाँ से भर्ती करा करा के मुसलमान भी कहलाते थे, पंजाबी मुसलमान, जो अंग्रेजों ने अपनी बुक्स में लिखा। लेकिन उसके बाद जो उनके पूरे हिंदुस्तान से गोरखे भी गए, सिख भी गए, हिंदू रेजिमेंट्स भी गए, मुसलमान रेजिमेंट्स भी गए, मगर जाहिर है इस सारी पार्टिसिपेशन का कोई फायदा तो नहीं हुआ। जंग अजीम मुल्क खत्म, मुसलमानों को तो कोई फायदा इसका नहीं था, बल्कि मुलाजमतें और नौकरियां होती रही। इस पर नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भी इस जंग में इमदाद देंगे, मगर ये लाइम होंगे इस बात से कि उनकी ये इमदाद बेकार जाएगी, वर्कफोर्स से सोच एक्ट करेंगे लेकिन रायगा जाएगी, बेकार जाएगी। इमदाद हिंदिया हम अज हिंदू दादा बाशन लाइल मजी के बाशद जुमला रायगाना। हिंदुस्तान के लोग भी बहुत मदद करेंगे इस जंग में। लाखों की तादाद में जाने गई अंग्रेजों ने इस जंग में जिस तरह झोंका कैनन फॉडर के तौर पर, तो वो जंगें जो खतरनाक होती थी वहाँ लाखों की तादाद में इंडियन ब्रिगेड भेज दिए जाते थे। अब वो मारे जाते थे मक्खियों की तरह, और जब रास्ता साफ हो जाता था तो ब्रिटिश और यूरोपियन फोर्सेज जाती थी उस इलाके को क्लियर करने के लिए। ये एक बिल्कुल बेकार जंग थी, इसमें मुसलमानों को झोंका गया पूरी दुनिया से। लेकिन फिर वो आगे बताते हैं यहाँ पर नेमतुल्लाह नाउ कम्स इनटू द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट, टेक्नोलॉजी साइड ऑफ वॉर। कहते हैं कि इस जंग में ऐसे आलात बर्फ पैमा असला हशर बर्फा सजन अहले हुरफा मशहूर है जमाना, ऐसे ऐसे आलात, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जैसे आसमानी बिजली को नापने वाले होते हैं। ऐसा असलाह जो मैदान में कयामत बर्पा कर देगा। उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट अपने जमाने की फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो दुनिया को वेपन ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेगा। न्यूक्लियर एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, और जो इवन द कन्वेंशनल वेपन में भी जो बॉम्बर्स, फाइटर्स, सही बात है, जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जो वॉर फाइटिंग सिस्टम डेवलप किए गए, उस जमाने की जो पूरी इंडस्ट्री बिल्ड हुई, वॉर इंडस्ट्री, जिसने इन 6 सालों में पूरी दुनिया को वो वॉर टेक्नोलॉजी दी जो आज भी इस्तेमाल हो रही है। तो कहते हैं कि उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट जिन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया सागम अहले हुरफा, यानी वो लोग साइंटिस्ट हैं जो ऐसे ऐसे हथियार बनाएंगे कि जो
लिटरल लगेगा ऐसे कि जैसे आसमान की बिजली को नापते हैं और दुनिया में तबाही और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एंड देन ही सेज कि अहले बरतानिया ईसाई जर्मनों पर काबू पा लेंगे, दीन वालों पर काबू पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियां इतनी होंगी कि उनका खुद निजाम कमजोर हो जाएगा, जिसकी बिना पर ये हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कितना जबरदस्त कंक्लूजन और पूरा जो रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में द ब्रिटिश एम्पायर विल बिकम सो वीक कि वो मजबूर हो जाएंगे, द जूल ऑन द क्राउन, जिसे इंडिया को ये कहा करते थे कि ये हमारे ताज का एक हीरा है, बिल्कुल वो इनको छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कायद आजम 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है, उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स पीक, डेफिनेटली मुसलमानों के हाथ में नहीं था कि 7 साल में हम पाकिस्तान बना लेंगे। लेकिन इस जंग के नतीजे में इतनी ज्यादा कमजोर हो गई ब्रिटिश एम्पायर कि अब जो इंडिया के लोगों ने आजादी की डिमांड की, तो ब्रिटिश रियलाइज कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। और इस तबाही के नतीजे में जो कि ब्रिटिश एम्पायर को हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, तो दे आल्सो लॉस्ट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे आल्सो लॉस्ट, ऐसी बात नहीं है। कमजोर तो हुए ना वो, जैसे नहीं, दुनिया में 2-2.5 करोड़ इंसान मरे होंगे, लेकिन लाखों की तादाद में तो ब्रिटिशर भी मरे। बिल्कुल अब उनका भी सारा एसेट खत्म हो गया था, रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, वो भी मखरूज थे अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंकर्स के, इतने कमजोर हो चुके थे, ब्रिटिश इकोनॉमी का हाल इतना तबाह हो गया था कि अब वो खुद इस काबिल नहीं थे, इनकी मिलिट्री, इनकी इकोनॉमी, कि वो अब बराह रास्त कंट्रोल करके इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर काबू रखते, स्पेशली जब आजादी की तहरीकें शुरू हो चुकी थी। लिहाजा वो हिंदुस्तान को छोड़कर जाने की बात करते हैं। इस बात की बिशारत भी दी जा चुकी थी कि आफ्टर दिस वॉर एक बेहतरी जो मुसलमानों के लिए निकलेगी कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। कहते हैं ईसाई हिंदुस्तान को छोड़ जाएंगे, अपने आप छोड़ जाएंगे। जाहिर है कोई जंग करके तो अंग्रेजों को नहीं निकाला गया यहाँ से, मगर फ्रॉड से, धोखे से, मकर से एक बहुत बड़ा फितना छोड़ जाएंगे। फितना क्या छोड़ गए वो? अंग्रेज जाते जाते जिस तरह हिंदुस्तान को तकसीम करके गए, कश्मीर से झगड़ा छोड़ दिया, पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया और पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट्स हैं वो छोड़ के चले गए, ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट और जिस तरह पाकिस्तान की तकसीम की उन्होंने, जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के रिसोर्सेज रोक लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के फंड रोक लिए, जिस तरह जो एसेट्स, जो हिस्से पाकिस्तान को मिलने थे वो सारा पैसा रोक लिया गया, डिस्टिंक्शन हमने। और ब्रिटिश आर्मी ने जो इस पूरा वेपन उनके पास थे, जो मगरबी पाकिस्तान की फौज ने इस्तेमाल करने थे, वो समुद्रों में डंप किए जाके, तो जो पाकिस्तान बनेगा उसकी फौज के पास हथियार और असला ना हो। यानी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, जो रेप्टिस अवार्ड किया गया जुल्म से, गुरदासपुर का इलाका जो पूरा कश्मीर को आरटीसी रूट था हमारा कश्मीर का, वो धोखे से दे दिया गया हिंदुओं को कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जानलेवा खतरात और फसाद और कितने बीच में छोड़ के जाएंगे। फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम तो हो जाएगा, मगर इतना फितना जारी होगा कि इंसानों का खून ऐसे बहेगा कि ज़हन गुमान से ज्यादा। अब ये पाकिस्तान बन रहा है, तो वो पाकिस्तान बनाने का फैसला तो कर देते हैं। 1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं, सिर्फ 50 लाख पाकिस्तान पहुंच पाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए लाखों मुसलमान कत्ल किए गए, जो खून बहाया तारीख इस्लाम ने इतने कम अरसे में, विद इन 6 मंथ 7 मंथ, इतने थोड़े अरसे में इतने मुसलमान 1400 साल की तारीख में कभी शहीद नहीं हुए जितना पाकिस्तान बनाते हुए। दिल्ली से ट्रेनें निकलती थी और पूरी ट्रेन जमा होती थी और लाहौर पहुंचती थी, और जितनी ट्रेनें निकलती थी एक के पीछे, वहां लाहौर में सिर्फ लोगों का काम ये था कि लाशें रखना। जिस तरह मुसलमान कटे पटे, टूटे फूटे, अपने घर बार, जमीनें, जायदादें छोड़ कर पाकिस्तान मुसलमानों की तारीख में कभी इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं हुई। इट वॉज द बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन फैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इतने थोड़े अरसे में जिस तरह माइग्रेट किया गया, ये सारा फितना अंग्रेजों का डाला हुआ कि उन्होंने पहले ही ब्रिटिश, हिंदू, गोरखा और सिख ग्रुप्स को बुला के खत्म कर दिया था कि पाकिस्तान मुसलमान को जाते जाते इस तरह काट के फेंको, और मुसलमान फोर्सेज जो दुनिया में फैली हुई थी उनको बुलाया ही नहीं गया इंडिया कि वो आके मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए काम करती, और बहुत थोड़ी तादाद में मुसलमान एग्जैक्टली यही तो मत कर रहे हैं, यही बात नेमतुल्लाह भी कह रहे हैं कि वो जाते जाते इतना बड़ा फितना और फसाद छोड़ के जाएगा, ऐसे खून बहेगा कि जिसका तस्वुर मुमकिन नहीं है। और फिर आगे वो बताते हैं अक्सर मुसलमान हिंदुओं के गैज़ और गज़ब से बेघर हो जाएंगे, अक्सर मुसलमान यानी महाजर हो जाएंगे, माइग्रेट करने पड़ेंगे, और मुसलमानों की गैरत और नामूस को बहुत नुकसान होगा। देखिए इस माइग्रेशन में जमीन गई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत गई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इज्जत लुटी उसकी बड़ी तकलीफ हुई। कम से कम 2-2.5 लाख मुसलमान बच्चियां जो रास्तों में काफिले काटे जाते थे बच्चियां उठा लेते थे, और आज भी इंडिया में हजारों बच्चियां ऐसी हैं जो अभी बुढ़िया हो गई होंगी, बूढ़ी हो गई होंगी, लेकिन वो वही बच्चियां जिस वक्त उठाई गई। बिल्कुल। तो नेमतुल्लाह बड़े दुख से कहते हैं
کہ جو नुकसान मुसलमानों की इज्जत और नामूस का होगा वो इतना शदीद होगा कि इससे पहले कभी मुसलमानों ने इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया। पाकिस्तान बनते वक्त जो कुर्बानियां दी गई, जो शहादतें दी गई, जो इज्जतें कुर्बान की गई, जो दुपट्टे मुसलमान बहनों के उतारे गए, तारीख इस्लाम में इसकी मिसाल नहीं है। अभी इंसान के रोड पे खड़े हो जाते हैं, कांप जाता है इंसान। जो वाकयात देखे इंसान, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इस हवाले से, आप अगर को भी देखें इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, हमने भी प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर पहले। लेकिन हर दफा जब उस पाकिस्तान बनने की शहादतों और कुर्बानियों को हम देखते हैं, हमको इस कदर रूहानी तकलीफ होती है इस बात से। और नेमतुल्लाह उसी बात को कहते हैं कि अक्सर मुसलमान बेघर हो जाएंगे हिंदुओं के गैर गजब की वजह से। पूरे हिंदुओं ने जो फसाद, यकीन कीजिए मुसलमान क्या घरों को न छोड़ते अपने इंडिया में अगर हिंदू मजबूर न करते इनको। सही, जब हिंदुओं ने ये देखा कि पाकिस्तान बनने जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में जमीन का कर भी उनके ऊपर तो ऑब्वियसली थे वो। और मास्टर सिंह ने और सिखों के जो सरबराह थे उन्होंने तलवारें लहरा रहा के कहते थे कि कोई मुसलमान जिंदा ईस्ट पंजाब से होता हुआ पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। 70,000-80,000 किलोमीटर का ईस्ट पंजाब का एरिया, एक मुसलमान जिंदा नहीं बचा वहां पे जन्नतों में। यानी एक ऐसी दर्दनाक तारीख है वो। लेकिन उसके बाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान अपने असलाफ के इलाकों में, अपने बुजुर्गों के इलाकों में पनाह हासिल कर लेंगे और सजा और मुसीबत के बाद उनकी तकदीर शुरू होगी। यानी पाकिस्तान, यानी अपने बुजुर्गों का इलाका, ये जो पाकिस्तान का इलाका जहाँ पे हम हमेशा से बसते आए, ये हमारे बुजुर्गों के वो इलाके हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, जहाँ पे जब भी अफगानिस्तान और ईरान से मुसलमान आए, उन्होंने आके सेंट्रल एशिया के मुसलमान आए, यह पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती गई है हमारी। और मुसलमान आते थे इन खित्तों में सेटल होते चले जाते थे। और फ्रंटियर से लेकर खैबर से लेकर अफगानिस्तान से लेकर एशिया वस्ती से लेकर सिंध तक के इलाके तो मुसलमान आए। पहले सबसे पहले मुसलमानों की लैंडिंग सिंध में हुई, मोहम्मद बिन कासिम जो आए। तो हमारे बुजुर्गों के इलाके ये बाबुल इस्लाम है, बाबुल इस्लाम तो ये है। तो नेमतुल्लाह कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके अपने बुजुर्गों और असलाफ के इलाकों में आबाद होंगे जाके, और फिर सजा खून रेजी के बावजूद ही मकसद जो है वो और सजा और मुश्किल परेशानी और आजमाइश के बाद मुसलमानों की एक नई तकदीर जाहिर होगी। यानी नाउ वी हैव मेड पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान बनने के बाद जो वाकयात होंगे, जो मुसलमानों की तकदीर जाहिर होगी आने वाले दिनों में, आने वाले अगले हफ्तों में इंशाअल्लाह हम नेमतुल्लाह की उन खुशखबरियों, बिशारतों, वार्निंग और फिर जो प्रेजेंट दौर को डिस्कस करते हुए जो फ्यूचर होने वाला, जो साहिब बसीरत अल्लाह के वली ने जो बातें खुशखबरियां हमें दी हैं, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही है जिस पर बेस करके आज पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि खास तौर पर जब ये बिशारतें हुजूर की हदीस के साथ मिल रही हो, फिर हमारा यकीन उन पर और बढ़ जाता है। वेरी राइट। फिर कोई दलील जवाब नहीं है कि इंसान ये कहे कि ये फेक है या बनाई गई है। पॉइंट इज यहाँ पर बहुत डिटेल तक जबकि हुजूर की हदीस भी आइंदा आने वाले वाकयात में इन्हीं बातों की तस्दीक करते हैं। राइट। जब हुजूर ग़ज़वा हिंद की बिशारतें हमें देते हैं, खुशखबरियां देते हैं, नेमतुल्लाह वली भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में मुसलमान इस दौर में दोबारा अपने उन इलाकों को पता करेंगे कि जहाँ से वो हिजरत करके आए थे। तो फिर ये गैर मामूली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है जिस पर हमको डेफिनेटली गौर करना चाहिए। तो आज पाकिस्तान बनाया, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में हम 47 के बाद जो खुशखबरियां, प्रेडिक्शन या बिशारतें हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के हैं, हम उनका कार करें। जैसा छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि कितना यहाँ से जो पाकिस्तान का वो प्रेडिक्शन शुरू करते हैं तो कितना पोर्शन है बेसिकली जो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेट करता है, उसके बारे में उन्होंने लैंडमार्क्स की बात की है, मोटे मोटे इवेंट्स बताए, बहुत ज्यादा डिटेल में तफसील में नहीं जाएंगे। ठीक है। जो अशार उनके बचे हैं या मिले हैं हमें, उसमें बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स की। जैसे उन्होंने 47 से पहले तक के वाकयात मतलब जनरल तफसील देखी, लैंडमार्क से दिए है ना, सही से बता दिया कि ये और वो एक स्पेशल तारीख से बनती जाती है। तो 47 के बाद भी उन्होंने लैंडमार्क दिए कि पाकिस्तान बना, फिर मुसलमानों की क्या तकदीर शुरू होगी, हमने क्या गलतियां की, फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान टूटा, फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, इसी तरह आगे सब लैंडमार्क हैं। लेकिन वो लैंडमार्क हिस्ट्री के 30, 40, 50, 60 साल और आने वाले 100-150 साल में हमें पूरी तारीख बता देते हैं कि आइंदा होने वाले इवेंट्स में मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए। वो इंशाल्लाह आइंदा। बहुत शुक्रिया जैसा व्यूज, आपने ब्रास टेक की आज की एपिसोड जो है वो मुलायजा की, हमने सेंट्रल एशिया से जिनकी प्रेडिक्शन थी वो हमने प्रोग्राम में बताना शुरू की, लास्ट ईयर में भी हमने उनको थोड़ा सा डिस्कस किया और आज हम आ गए हैं पाकिस्तान की क्रिएशन तक। मैंने जैसा आपको सवाल किया कि इसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड कितना पोर्शन होगा, तो जैसा हमने बताया है कि काफी जो ऑथेंटिक उनके जो पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत सीधा सीधा हिंट्स वगैरह दे दिए, लेकिन काफी अच्छा जो है वो है कवर हो जाता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई होप कि आप लोग भी इसका डिस्कवरी से इंतजार कर रहे होंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ब्रास टैक्स की अगली एपिसोड तक। तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।